हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में 9 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 4 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसको बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे। आपको इसमें ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो टाइम बहुत कम बचा है आपका सीएचएसएल एग्जाम होने में, तो उसमें बस वही तरीका आपको बताऊंगा कि जो आपको एग्जाम में लगाने और उसी तरीके से हम करेंगे। तो एक मॉक टेस्ट की तरह आपको देखना है यहाँ पे कि कैसे आपको मॉक टेस्ट जैसे एग्जाम में करना है ना, उसी तरीके से यहाँ मैं सब कुछ चीजें समझाऊंगा और उसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है। और वीडियोस को कंप्लीट देखना। कई स्टूडेंट है जो 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और उसके बाद में स्किप कर देते हैं, तो इससे कुछ हेल्प नहीं होगी आपकी एग्जाम में। आपको कंप्लीट वीडियोस देखना है ताकि आपको एक अंदाजा तो लग जाए कि आपको एग्जाम में करना कैसे है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको एक बार में स्किप कर दो। सेकंड राउंड जब आप करो तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या आपने कुछ स्किप किया है उनको कर लिया करो आप एग्जाम में। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अननेसेसरी किसी क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं फंसोगे, तो इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और मेन जो एसएससी में खेल है वो टाइम का खेल। अगर आप अगर टाइमली कर लेते हो तो आपका सारे के सारे सवाल अच्छी तरीके से कर पाओगे। अगर आपने टाइम की कमी कर दी यानी किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपके टाइम कम होगा, तो क्वेश्चन भी आपके क्या होंगे, फिर छूट जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करो आप, ठीक है। और वही चीज आपको मैथ में बता रहा हूँ कि एग्जाम में कौन सा तरीका लगाना जिससे आपका टाइम कम लगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच वाले तरीके से बताऊंगा, जैसे मॉक टेस्ट देते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पे सोल्व करके बताऊंगा मैं। देखो किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है वो 1600 और 1760 रुपए देती है। अगर दोनों ब्याज दे रखे हैं तो देखो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 800 रुपए होगा। यानी पहली साल 800 रुपए मिलेगा, दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 800 रुपए मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि उस पर दूसरे साल जो पहली साल है इंटरेस्ट मिला है उसका ब्याज और मिलेगा दूसरी साल। तो जैसे 1 साल का ब्याज है वो 800 रुपए है, तो सेकंड साल जब सेकंड ईयर जब क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो इस 800 रुपए पे ब्याज और लगेगा। अब देखो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है कि 1760 रुपए है, जिसमें से 800 रुपए और 800 रुपए 2 सालों के लिए हो गया, यानी 1600 रुपए तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जो बाकी का बचा हुआ है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इसमें से 1600 हटा दो तो बाकी का कितना बचा, 160 रुपए बचा। तो जो 160 रुपए है ना वो इसका ब्याज है। इस पहले वाले जो साल आपको ब्याज मिला है ना उसका इंटरेस्ट मिला है आपको 160 रुपए। तो यही तो रेट होगी, यहाँ से रेट निकाल सकते हो आप कि 800 रुपए पर 160 रुपए का ब्याज मिला है। 160 रुपए का ब्याज मिला है, 800 पे इंटू 100 कर दोगे तो रेट आ जाएगी 16 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20%। यानी जो रेट है ना वो क्या है, 20% है यहाँ पे। तो 20% की रेट से देखो 800 रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल के लिए, तो 800 रुपए है वो 20% की वैल्यू है। 800 रुपए है वो 20% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 यानी 4000। जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 4000 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से देखते ही आंसर आ जाएगा। कोस है, साइन दे रखा है, इन दोनों का सम देखो यहाँ से ए से तो ए कट जाएगा, 5 और 4 है 90 है, यहाँ से 90 डिग्री है। अगर दो यहाँ से दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बनता है तो ये क्या होगा, साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस कोस कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये चीज माइंड में आपको देखते ही पता चलनी चाहिए। यहाँ पे तो मैं बोल के बता रहा हूँ कि ये 90 बनेगा और ये बनेगा, आपको देखते ही यहाँ की 90 बन गया, ये इसका 0 बन जाएगा कट के और ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा। जैसे ये सवाल है, अब मैं थॉट प्रोसेस से बता रहा हूँ, हर सवाल को देखो बिना पेन लगाए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से देखो देखते ही a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो 2 तो बाहर आ जाएगा। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बना और a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है, तो a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 बनेगा क्या, और जो 2 तो है कॉमन आ गया बाहर, ये हो गया इसका आंसर। तो माइंड में आपके चलनी चाहिए सारी चीजें। जैसे देखो नेक्स्ट सवाल है, PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PQ दे दिया, QR दे दिया और इसका अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि आपने परिमाप तीनों जो साइड है उसका सम किया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, यानी अर्ध परिमाप यानी हाफ कर दिया उसका परिमाप का, तो उसे बोलेंगे अर्ध परिमाप, यानी वो 17 है। तो मुझे बताइए टोटल परिमाप कितना है, 34 ही तो होगा, इसका डबल ही तो होगा। तो टोटल जो इसका पेरीमीटर है वो 34 होना चाहिए। देखो 2 साइड का सम तो कितना है, यहाँ से 22 है, तो तीसरी साइड का सम कितना होगा, फिर 12 ही होगा। और यही आपसे पूछा है तीसरी साइड का सम क्या होगा, तीसरी साइड को कितनी सेंटीमीटर की होगी, 12 सेंटीमीटर की होगी। तो बिना पेन लगाए आप कर सकते हो। 25 में से आप इजीली 18 से 19 सवाल तो बिना पेन लगाए कर सकते हो। बहुत मतलब 4 सेकंड 5 सेकंड में आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और इन 25 सवालों को जो 12 मिनट 13 मिनट में कर देगा ना, वही क्या करेगा, तो अदर सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएगा और इसमें तो करेगा ही वो। तो उसके बेस्ट
हाईएस्ट स्कोर रहेगा यहाँ पे। तो आपको मैथ में आपको टाइम बचाना है, मैथ में टाइम बच गया तो इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम दे पाओगे, वहाँ पे रीजनिंग में भी दे पाओगे। रीजनिंग में थोड़े से पजल्स वाले आते हैं तो उसमें टाइम देना पड़ता है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन वगैरह होती है, सोल्व कर लेते हो आप, ये तो इजीली आंसर भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पे तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर वहाँ पे चमक गया तो आ गया आंसर, अगर नहीं यहाँ पे सोच पाए तो वो फिर नहीं आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन। एम और एन का एवरेज सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस यानी गोल वाला है, तो सेलिंग प्राइस क्या है एम और एन का 5 यहाँ से है, ये है 550 है, ये 650 है, ये 650 है। तो 650 और 400 हो गया, यहाँ से 1050, तो एम और एन का यहाँ से सम हो गया 1050। वैसे पूछा क्या है एवरेज है, यानी 2 से डिवाइड कर दोगे। और पूछा है एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू का कॉस्ट प्राइस, देखो पी और क्यू का कॉस्ट प्राइस है यानी ये है, तो 6 और 9 1500, तो टोटल सम है 1500 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो इसके एवरेज आ जाएगा। यहाँ से दोनों का रेशियो पूछा है, तो दोनों का रेशियो पूछा है तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 से काट दीजिए यहाँ से, तो 15 6 की 90 और 15 7 105, तो 7:10 आ गया कि इसका आंसर। नेक्स्ट देखो एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स वाई जेड में है, सी इस पे इसका इन सेंटर है और वाई है वो 50 डिग्री आपको दे रखा है, तो इस तरीके से बना दो जिसमें बोला है कि एक्स वाई जेड ये है, ये इसका सी है वो इन सेंटर है, एंगल वाई आपको दे रखा है 50 डिग्री, एंगल जेड आपको दे रखा है 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप, क्या आ जाएगा 5 और 7 120 हो गया, 180 में से 120 घटा दो यानी 60 डिग्री हो गया। पूछा क्या है वाई सी जेड पूछा है, वाई सी जेड यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल क्या होता है 90 प्लस इसके सामने वाला जो एंगल होता है ना इसका आधा, तो 60 का आधा कितना हो गया 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 120 आ गया। नेक्स्ट देखो द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एल इन Y2, एक्सपेंडिचर है एल का Y2 में, एल का है Y2 में, तो कितना है 400, इज 33.33% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एम इन ईयर Y3, तो Y3 में एम से, Y3 में एम का क्या है यहाँ से 600, तो क्या ये जो 400 है वो 600 का 33.33% है क्या, तो चेक कर लो यहाँ से रेशियो निकाल दो, 4:400 डिवाइडेड बाई 600 करेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाई 600 करोगे यानी 2/3 फ्रैक्शन बन गई, 2/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है 66.666% होना चाहिए, जो कि 33.33 दे रखा है, यानी ये गलत दे रखा है। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एम इन ईयर Y5 में किसका पूछा है एम का, तो एम का बोला है 300 है, और Y5 एम इन ईयर Y5 इज 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एल इन ईयर Y4, एल का ईयर 300, देखो एल में कितना है 300 है, तो 300 का 300 जो 300 है वो 300 का क्या है 100% ही है, यानी बिल्कुल सही दे रखा है, सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर दे रखा है एक फैमिली का 2020 से लेकर 2022 तक का, बोला है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम्स। आपको लोन का क्या बताना है एवरेज बताना है, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन का एवरेज बताना है, तीनों को जोड़ दो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 1 लाख है, तो 1 लाख इसमें 4000 और दे दो तो 2 लाख बन जाए, 1 लाख और बन जाएगा 2 लाख, तो ये हो गया 2,84,000, तो 2,84,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा 3 नाम 27 और 3 इंटे यहाँ से यही बनेगा क्या 2 लाख हो गया, और यहाँ से इसको दे देंगे तो ये बनेगा 2,84,000, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 24 और 3 नाम 27, एक बचेगा यहाँ से, तो ये तो कुछ गलत बता रहा है कि यहाँ पे 94 होगा ना, 1,90,000 यहाँ से 4,000 और देंगे तो ये बन गया 2 लाख, ये हो गया 2,82,000, ठीक है 2,82,000 ही होगा, तो होना तो ये चाहिए 2,82,000 होना चाहिए, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तीनों सालों के लिए यहाँ से, तो इतना एवरेज हो जाएगा यहाँ से, तो 3 नाम 27 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया यहाँ से 94,000 एवरेज आ गया। नेक्स्ट देखो टेन ए प्लस सेक ए आपको दे रखा है और पूछा क्या है साइन ए क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि सेक ए प्लस टेन ए अगर आपको दे रखा है, ये के दे रखा है, तो सेक ए माइनस टेन ए होगा, वो क्या होगा 1/k इसका रेसिप्रोकल, अगर दोनों को जोड़ दे तो यहाँ से बनेगा 2 सेक ए इज इक्वल टू k प्लस 1/k, यानी सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास k² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k, तो यहाँ से इस तरीके से बोल दो कि सेक k² प्लस 1 है, तो ये k² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k है, तो ये वाला निकाल सकते हो, ये क्या होगा k² माइनस 1 होगा, ठीक है। ट्रिपलेट बनता है, ये ट्रिपलेट होता है, याद रखना हमेशा k² माइनस 1 2k और k² प्लस 1। पूछा है साइन क्या होगा, तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है वो 4:3 है, यानी उसका एक्सपेंडिचर तो 4 है और सेविंग है वो उसकी 3 है, यानी टोटल इनकम कितनी हो गई, उसकी इनकम हो गई यहाँ से 4 और 3 7 रुपए। अगर उसकी बचत है यानी उसकी सेविंग है उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो सेविंग इसकी जो इनकम है वो 7 रुपए है, तो 7 का 1/5 यानी 7/5, तो 7/5 अगर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, उसकी इनकम सेम रहती है, तो सेम कब रहेगी, तो एक्सपेंडिचर वो कम करेगा यहाँ से 7/5 रुपए। अगर 7/5 रुपए कम करेगा तभी तो सेविंग बचेगी, यहाँ पे 7/5 बढ़ जाएगी, तो तभी ये जो इसकी इनकम है वो एक सेम रहेगी। तो ये बोला है इसका नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्व कर दो, 4 - 7/5 करना है तो 5 चौक 20, 20 - 7 कर दो तो 13/5 बन गया, और यहाँ से 5 × 15 और 22/5 बन गया, तो रेशियो हो गया 13:22। दो वर्त हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और प्रत्येक एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, और इन सर्किल की त्रिज्याएं बराबर दे रखी हैं। कॉमन कॉर्ड की लेंथ मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होती है जब दोनों सेंटर से गुजरते हो, √3 × r, तो √3 × r आपको दे रखा है 14√3, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। बोला क्या है, दोनों सर्किल की परिधियों यानी सर्कमफेरेंस का योग बताना है, तो एक सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, टेबल भी आपको याद करवाई थी कि अगर 14 है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, 88 होगा, तो एक सर्किल का 88 है तो दो का कितना होगा, 176 हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये 5 से 6 सेकंड का सवाल है। कोट है आपको दे रखा है 5/, देखो 4 को मैं इधर ले आऊं तो 5/4 बन गया, तो यहां से कोट है वो 5/4 दे रखा है, तो ये है। हाइपोटेनस निकाल सकते हो, 25 और 16 जोड़ दो तो 41, तो √41 हो जाएगा। तो 6 × से के निकालना है तो से क्या हो जाएगा, √41 / 5 × 10 हो जाएगा 4/5। सोल्व कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 / 25, √41 आना चाहिए आंसर। दो सिलेंडर हैं जिनका वॉल्यूम आपको दे रखा है 6 अनुपात है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ना V1/V2 वो डिपेंड किस पे करता है, वो उनकी रेडियस के स्क्वायर और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के। क्यों होता है, क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो डिपेंड किस पे करेगा, पाई तो कांस्टेंट है, ये r²h पे डिपेंड करेगा। तो V1 V2 दो बेलन दे रखे हैं, दो सिलेंडर दे रखे हैं, तो r1² का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से h1/s2 के हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। आपको दे क्या क्या रखा है, यहाँ से वॉल्यूम दे रखा है 6/1 = रेडियस का तो पूछा है, और हाइट दे रखा है 1/6, और r1²/r2² हो गया, 6 उधर चला जाएगा तो 36/1, रूट कर दोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6/1 है, उनके रेडियस का रेशियो आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का सवाल देखो, राज है वो अकेले इस काम को 20 दिन में कर सकता है, प्रताप है उस काम को राज द्वारा किए गए कार्य का आधे समय में कंप्लीट करता है, यानी 10 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर उस काम के 3/5 को कितने दिन में, टोटल वर्क मानो यहाँ से 20 है, इनकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1, इस काम का 3/5 काम करवाना है, टोटल निकालो इनकी एफिशिएंसी, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट का काम करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, आंसर आ गया 4 दिन। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, मैं पूरा का पूरा मॉक टेस्ट की तरह ही सोल्व कर रहा हूँ, और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बस आपको देखते रहना है पूरा का पूरा वीडियो, ये करते कैसे हैं सवाल को। ये क्वेश्चन तो सेम वही आएंगे, देखो जो रिपीट हो रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का है, ये फिक्स है, इस टाइप का सवाल आने वाला है, और इसी टाइप से आपको करना है। 9 घंटे में 36 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहे हैं, तो स्पीड क्या हो गई उनकी, डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम बोला है, तो x - y होगी 9 चौक 36, यानी 4 km/h इसकी स्पीड हो गई। अगर वो डाउन स्ट्रीम चलता है x + y, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो 3 घंटे में कवर कर देता है 36 किलोमीटर को, तो 12 km/h आ गई इसकी स्पीड। पूछा क्या है हमें, अगर नाव की पूछा है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 12 और 4 16, 16 / 2 कर दोगे तो 8 आ गया आंसर। अगर इसमें यह पूछता है कि उसकी धारा की स्पीड क्या होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, यहां से हो जाएगा 8, 8 / 2 कर देते तो 4 आ जाती इसकी धारा की स्पीड। a + b + c 0 दे रखा है, a² b² 40 दे रखा है, ये पूछा है, तो दोनों तरफ में स्क्वायर कर दो तो फॉर्मूला बनेगा a² + b² + c² + 2ab bc है, ये तो हमें निकालना है, ये = 0 के बराबर होगा, तो ये 40 उधर चला जाएगा तो -40 होगा। हमें तो पूछा है 4ab bc c है, तो दोनों तरफ 2 से गुना कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, -80 आ गया। -6 - 3 -9 - 6 - 3 है, श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी का सम है वो 45 होना चाहिए। अब आपको अर्थमेटिक सीरीज का जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, तो ये होना चाहिए 45, ये सम है ना वो 45 होना चाहिए। n तो हमें निकालना है कि n कितना होना चाहिए, 2 × जो फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो 9 दूनी 18 -18 हो गया, प्लस n निकालना है -1, d क्या है यहाँ पे देखो 6 +3 हो जाएगा, सॉरी +9 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा पॉजिटिव में,
तो ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस, तो ये निकाल दो। 45 दूना 90 है, तो ये 90 बन गया इज इक्वल टू, और यहाँ पे बन गया n, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -18 और -3 है तो -21 बनेगा, यानी n -21 बन गया। अब यहाँ से पुटिंग मेथड लगा सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा इसको पूरा का पूरा, यहाँ पे 3n बनेगा, तो 3n -21 है, तो या तो यहाँ से पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो कि ये 3n स्क्वायर -21n -90 है इक्वल टू 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो, या फिर क्या कर लो, यहाँ से ऑप्शन मेथड पुट कर दो। आप ऑप्शन पुट करके देख लो कि कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैं 10 पुट करके देखता हूँ तो क्या बनेगा, 10 30 -21 है तो 9 बन गया, 9 इंटू 10 क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया। नहीं तो फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। दी गई संख्या में आपको बताना है कि 200 टर्म का योग बताना है। देखो टोटल यहाँ से 200 टर्म का योग बताना है, तो इसमें देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है, ये देखो 5 10, एक तो टर्म ये बन रही है 5 10 15 20 ये बन गई, और एक सीरीज ये बन गई 1 6 11 और 16। इनमें देखो डिफरेंस कितने, इसमें कितने का है, 5 5 5 से चल रहा है, ये भी 5 से चल रहा है। तो मैं इस सीक्वेंस में निकाल देता हूँ फॉर्मूला, अभी मैंने बताया समीशन निकालने का, n/2। तो देखो 200 टर्म है ना, तो इसकी 100 टर्म तो इसकी निकाल दो और 100 टर्म इसका सम निकाल दो, 200 टर्म हो जाएगी आपके पास। तो 100 पदों का योग निकालोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, n/2 यानी 50। 2a फर्स्ट टर्म क्या है, एक ही है तो 2 प्लस n-1 क्या होगा, यहाँ से 100 माइनस a करोगे 99 इंटू d कितना है, यहाँ से डिफरेंस कितना है 5 का, ये हो गया फर्स्ट सीरीज का सम। दूसरी सीरीज का इसका निकाल देते हैं 5 10 15 20 वाली का, तो इसका भी क्या होगा n/2 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो 10 बन गया, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस तो सेम ही है, ये सेम बनेगा। सोल्व कर दो इसको, देखो कितना बनेगा, 99 इंटू 5 करोगे यानी 500 में से 5 कर दो 495 और 497, 497 इंटू 50 तो है इसमें, और इसमें है 50 इंटू 495 तो है ही, और 10 और जोड़ देंगे तो 505 होगा। तो ये 50 तो कॉमन आ ही रहा है, और 505 में 497 जोड़ दो तो 3 और इसको दे दो तो 1000 कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 बन जाएगा, यही बनेगा। यहाँ से 500 1000 1000 2 बन गया, इसको 50 से गुना कर दो तो कितना बनेगा, यहाँ से 50 100 बनेगा। तो ये आ गया इसका आंसर। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है। तो अगर इस टाइप के सवाल आ जाते हैं ना, आपको देखते हैं कि कुछ नया सवाल आ गया तो एक अटेम्प्ट में छोड़ दिया करो, पहले अटेम्प्ट में उसको लास्ट में कर दिया करो जब आपके पास टाइम बचे। बोला है देखो, एक मर्चेंट है जो क्या करता है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है और 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। ये कंसेप्ट मैंने बताया था अपने क्विक रिवीजन में, जब मैंने बताया था पूरा का पूरा रिवीजन करवाया था, तो उसमें पूरा का पूरा ये पॉइंट बताया था कि यहाँ से 100% है ये सवाल बनेगा। तो 20% का डिस्काउंट देता है तो 80, 100 माइनस 20 और 100 प्लस 20, ये 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हो गया। ये सब कुछ चीज़ें मैं अपने क्विक रिवीजन कंसेप्ट में पूरी की पूरी पॉइंट बता चुका हूँ मैं रिवीजन के तौर पर। तो ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। पूछा है कि मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, ये 40 ज़्यादा है 80 से, तो 1/2 हो गया। 1/2 की परसेंटेज क्या होती है, 50%, ये आंसर। एक स्पेयर है जिसकी रेडियस को 10% कम कर दिया जाता है, यानी 10 से क्या कर दिया, 9 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसके क्यूब पे डिपेंड करेगा, आर क्यूब पे। 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो आर क्यूब पे डिपेंड करेगा। तो कितना हो गया, 1000 से 729 हो गया। कितना कम हो गया, देखो 100 से कर देते हैं अपन, तो 100 से 72.9 हो गया, यानी कितना कम हो गया, 27.1 कम हो गया क्या, यहाँ से 100 में से कम कर दो तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 27.1% कम हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। विजय हैं वो 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है उसका। 40% का प्रॉफिट अर्जित करता है। जब वो 14 रुपये में बेचता है तो 40% का प्रॉफिट कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो यहाँ से कि एक 40% ज़्यादा पे, यानी 140 यूनिट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। बोला है कि बाद में केले का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो 30% बढ़ गया, यानी कॉस्ट प्राइस ये है ना, तो 30% बढ़ गया, यानी 10 से कितना हो गया, ये 13 हो गया। यदि सेलिंग प्राइस है वो सेम रखा जाता है, जो सेलिंग प्राइस पहले बेचता था ना उतना ही रखा जाता है, यानी 14 रुपये में बेचता है, फिर भी वो बाद में भी कॉस्ट प्राइस बढ़ गया लेकिन फिर भी वो सेलिंग प्राइस को उतना ही में बेचता है, मतलब उतने 14 रुपये में बेचता हो उनको, तो बताना उसका नया प्रॉफिट कितना होगा। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। रेशियो निकाल दो, देखो 0 से 0, 0 से 0, 14 से 14 गया, 13 से 14 हो गया,
तो 13 से 14 रुपए का, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, 13 रुपए। तो 1/13 का क्या होता है, 7 पॉइंट समथिंग आने वाला होगा, क्योंकि 7 से ही 9/13 होता है, यहाँ से 7 से ही 9/13% होता है। तो जो आंसर आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से। और बाकी सोल्व भी कर सकते हो, 7 पॉइंट, 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं यहाँ पे 7 पॉइंट पे। तो देख लो यहाँ से 7.13 से डिवाइड करोगे 13.65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, तो ज्यादा हो गया, 13×6 = 78 होगा, तो लगभग 7 बार जाएगा, 7.0, 7.7 के आसपास होगा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक स्कूल में दोस्तों 86 विद्यार्थी हैं और इनके सभी का एवरेज है, लंबाई का एवरेज है वो कितना है, 50 यूनिट है। लड़कों की एवरेज है वो 53 यूनिट है और गर्ल्स की एवरेज है वो कितनी है, 31 यूनिट है। बॉयज़ की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का आपको रेशियो बताना। तो एलिगेशन का सवाल बन गया। देखो टोटल आपको दे रखा है और बॉयज़ का एवरेज दे रखा है 53 है इनकी लंबाई का, गर्ल्स का दे रखा है 31 है और ओवरऑल आपको कितना दे रखा है, 50 है। तो इनका रेशियो आ जाएगा, इनकी कितनी संख्या है यहाँ पे क्लास में। तो इनका यहाँ पे डिफरेंस निकाल दोगे, 50 - 31 कर दो तो 19, और ये रेशियो आ गया यहाँ से 3, 19:3 है इनकी संख्या, यानी 19:3 में होंगे, ये 19:3 में होंगे। पूछा क्या है, इनकी लंबाई का, कुल लंबाई का। तो देखो बॉयज़ है ना, बॉयज़ की एवरेज लंबाई, यानी एक बॉयज़ की लंबाई है वो लगभग जो एवरेज है ना वो 53 यूनिट है। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं क्लास में, 19 बॉयज़ हैं, इस तरीके से मानो। तो 53 हो गए यहाँ से, टोटल इसकी लंबाई इतनी हो गई। 3 गर्ल्स हैं, एक गर्ल्स की एवरेज लंबाई है वो 31 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, इतनी हो गई। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, यहाँ से ये बन गया 93 और यहाँ से 19 से डिवाइड कर दो तो 19 × 57, 19 × 95 और 100 बन गया। तो आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 1007:93। नेक्स्ट देखो एक ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, जिसमें बोला है कि पी क्यू है वो एक्स वाई और एक्स जेड पे, एक्स वाई और एक्स जेड पे 2 बिंदु हैं और ये पैरेलल हैं, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, और बोला है कि वाई जेड के पैरेलल है, ये वाई जेड के पैरेलल है। लास्ट शिफ्ट में भी आया था सेम सवाल। 3:8 में है इनका रेशियो, 3:8 में है, तो ये सेम साइड का रेशियो भी क्या होगा, ये 3 होगी, ये कंप्लीट 8 होगी। बोला है एक्स वाई क्या है, एक्स वाई 88 है, तो 88 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपको 88 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। 1 यूनिट की 11 हो गई, तो एक्स पी आपसे पूछा है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 33 आ गया आंसर। x = 7 है, y = 2 है, इसका मान निकालना है। एलसीएम लेके सोल्व कर लो या पुट कर दो डायरेक्ट। तो 7 का क्यूब करके वैसे भी सोल्व कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो x² - y², तो एलसीएम आ गया, तो ये बनेगा x³ - y³ -3xy, तो है ही, x + y है, x + y से डिवाइड करेंगे तो x - y बच जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, x - y का होल क्यूब ऊपर तो, और डिवाइड नीचे x² - y²। पुट कर दो यहाँ से, 7 - 2 है, 5 का क्यूब तो 125 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे तो 49 - 4 करोगे 45। सोल्व कर दो, 5 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया 25 डिवाइडेड बाई 9। लास्ट सवाल देखो यहाँ से बोला है कि T1 आपसे बोला है कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर Y1 में इनका एवरेज, तो यहाँ से 2800 है, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 1400 हो गया। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन Y5 में देखो कितना है, 2000 है, तो 2000 का आधा कितना हो गया, 1000 हो गया इसका एवरेज, तो ये 1000 हो गया। दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस कितना है, 400 है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा। बिल्कुल मैंने मॉक टेस्ट की तरह बताया कि मॉक टेस्ट में जैसे करते हैं ना वैसे के वैसे, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। ज़्यादा कुछ आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में करना है। कैलकुलेशन को अपने माइंड में करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने माइंड में ज़्यादा करो ताकि टाइम कम लगे। जितना आप पेन लगाओगे ना उतना ही आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला होगा, क्योंकि हर चीज़ को आप जोड़ोगे। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को अगर टाइम लेके करूँ ना तो ये क्या करूँगा, 1600 + 400 इसको जोड़ के करूँगा मैं यहाँ से 2000, फिर इसका एवरेज निकालूंगा, 2 से करूँगा फिर 1000, तो एक तो ये बनाऊंगा, फिर एक इक्वेशन बना के इसको सोल्व करूंगा तो ये 1400 आएगा, फिर यहाँ से डिफरेंस करूंगा, अच्छा ये 400 आ रहा है इसका आंसर। तो इतनी देर में तो 3 सवाल कर देते आप। आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको माइंड में ही करना। देखो ये हो गया सारा कि 2000 हो गया, यानी एवरेज कितना हो गया, 1000 होगा। इसका कितना हो गया, 2800, एवरेज हो गया 1400, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 400 होगा, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको माइंड में सोचना होगा। जितनी ज़्यादा आप माइंड में सोचोगे ना उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो कोशिश करो अपनी माइंड में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की। और एग्जाम से पहले जब आपके पास आधा घंटा रहता है ना उसमें कैलकुलेशन की आप हैबिट क्या करो, कैलकुलेशन किया करो। जैसे स्क्वायर याद कर लिया आपने, जितने भी टेबल हैं 25 तक 30 तक जितनी याद है उनको एक बार रिवाइज कर लिया आप। और जैसे रीजनिंग में क्या कर लो, रीजनिंग में ABCD अक्सर है ना, उनके डिजिट मतलब कौन से नंबर पर हैं तो वो चीज़ आप याद कर लो। इससे क्या हो जाएगी, आपका दिमाग है ना वो पहले ही कार्य करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा एग्जाम से पहले। और जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तो फिर एक्टिव की तरह काम करेगा वो। फिर वो जो
गैप लेगा ना, वो एक तो बंदा क्या करेगा जो बिल्कुल नए सीधे से करेगा, बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट होगा तब स्टार्ट करेगा, तो उसको 1-2 मिनट तो अपने माइंड को एडजस्ट करने में लगेगा। और आपने अगर पहले ही कैलकुलेशन कर ली तो आपका पहले से एक्टिव है, तो फिर जैसे स्टार्ट करोगे ना वो आपकी स्पीड बनी रहेगी रेगुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको ये क्लास है अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।